तो ये बात है सन 1872 की। चाइना में जिंग डायनेस्टी का राज हुआ करता था। जैसे हमारे मुल्क में नंदा डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी हुआ करती थी, जहाँ राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था। तो चाइना में इस वक्त जिंग डायनेस्टी का शासन था। इसी साल में तारीख 9 अक्टूबर को पैदाइश होती है एक लड़की की, जिसके बारे में आज की कहानी होने वाली है। इस लड़की का नाम था शाओ लिंग फे, जो बाद में जाकर साई जिनवा के नाम से फेमस होती है। ज़िंदगी किस तरह से अपने रंग दिखाती है, ये उसकी कहानी है। अब देखा जाए तो ब्रिटिश एम्पायर उस वक्त ना सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना में भी अच्छा खासा फैल चुका था। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, जापान और कई और देश भी चाइना को दीमक की तरह चाट रहे थे, और ओपियम वॉर ने पूरी तरह से चाइना की यूथ को अपने शिकंजे में ले लिया था। पूरा मुल्क एक खराबे में तब्दील हो चुका था। बहरहाल साई जिनवा पर आते हैं। 13 साल की उम्र में ये बच्ची अनाथ हो जाती है, और उस वक्त मुल्क के हालात कुछ ऐसे थे कि सब तरफ गरीबी, भुखमरी और फाका कशी अपने पीक पर थी। तो अपने इस गरीबी से कुछ दिन के लिए निजात पाने के लिए साई जिनवा के घर वाले इस 13 साल की बच्ची को जिस्म फरोशी के धंधे में कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। और साई जिनवा को सबसे पहले बेचा जाता है एक फ्लोटिंग ब्रोथल को। ऐसा ब्रोथल जो पानी के ऊपर तैरता था। रईस लोग आते और अपनी प्यास बुझा कर जाते। हालांकि जिस कीमत में साई जिनवा को बेचा गया था वो काफ़ी कम थी, लेकिन इसके परिवार की हालत इतनी ख़राब थी कि वो उसमें भी राज़ी हो गए। साई जिनवा वहाँ पर डांस करती और लोगों की सेक्सुअल नीड्स, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करती। करीब 2 साल तक ऐसा चलता रहा। सन 1887 में एक शख्स जिसका नाम था होंग जुन, वो आता है इस ब्रोथल में, और ये वो दिन था जब साई जिनवा की ज़िंदगी करवट लेने वाली थी। होंग जुन चाइना के आला कमान के लिए काम करता, एक बड़ी पोस्ट पर था, और जर्मनी, रशिया और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसका अक्सर आना जाना होता रहता था। होंग जुन साई जिनवा से ऑलमोस्ट 30 साल बड़ा था। वो जिनवा को उसकी रखेल बनने के लिए कहता है। साई जिनवा देखती है कि इस ब्रोथल से बेहतर ज़िंदगी तो इस शख्स की रखेल बनने में है, तो जिनवा अग्री कर जाती है। सबसे पहले जिनवा बीजिंग जाती है, उसके बाद रशिया और आखिर में यूरोप। वो सेंट पीटर्सबर्ग, बर्लिन और यूरोप के कई देशों में घूमती है, जिनके बारे में उस वक्त के चाइनीज़ लोग सोच भी नहीं सकते थे। जिनवा यहाँ पर जर्मन सीखती है और कई पावरफुल लोगों के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाती है। उसकी प्रेजेंस इतनी अच्छी, इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई भी उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रहता था। इस बीच जिनवा के कई लोगों से नाजायज़ ताल्लुकात भी रहे, लेकिन उसके इन नाजायज़ रिश्तों की हवा कब हवा बन गई उसके बारे में उसे खुद भी कोई खबर ना लगी। एक दिन इसकी भनक होंग जुन को लग जाती है, और गुस्से में आकर वो साई जिनवा को रस्सी से बांध देता है। कई दिनों तक साई जिनवा रस्सियों से बंधी रहती है, लेकिन इसके पहले जिनवा कई लोगों के साथ संपर्क में आ चुकी थी, जैसे जर्मन एम्परर विलियम II, महारानी विक्टोरिया और ओटोवन बिस्मार्क। लेकिन एक शख्स जिसके साथ जिनवा की काफ़ी नज़दीकियाँ रही वो था अल्फ्रेड वॉन वेल्डेसी, जिसने उसकी ज़िंदगी को बाद में बहुत ज़्यादा तौर पर इम्पैक्ट किया। 2 साल यहाँ गुजारने के बाद होंग जुन जर्मनी से जिनवा को लेकर आ जाता है चाइना, और अब अपनी पूरी फैमिली के साथ बीजिंग में शिफ्ट हो जाता है। और यहीं पर 1890 में जिनवा अपनी इकलौती औलाद को जन्म देती है, जिसका नाम था डेओगन। अब यहाँ पर साई जिनवा का नसीब एक और करवट लेने वाला था। महज 3 साल के बाद होंग जुन की भी मौत हो जाती है, और अब जिनवा, जो कि अभी भी एक जवान खूबसूरत औरत थी, वो अब एक ऐसी रखेल बन चुकी थी जिसका मालिक मर चुका था। और अब होंग जुन की फैमिली एक मरे हुए आदमी की रखेल को अपने साथ रखने से मना कर देते हैं, और अब जिनवा अपनी बच्ची के साथ वहीं पर आ जाती है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। जी हाँ, फिर से वो जिस्म फरोशी के धंधे में उतर जाती है। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। अब जिनवा के पास एक्सपीरियंस था, दूर दराज के देशों की कहानियाँ थी, और ओवरऑल जिनवा एक इंटरेस्टिंग वुमेन बन चुकी थी, जिसके साथ हर कोई वक्त बिताना चाहता था, उसके साथ सोना चाहता था और उसकी कहानियाँ सुनना चाहता था। धीरे धीरे जिनवा की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ती गई।
वो ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी की तरह बन गई मर्दों के बीच में। उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा शंघाई और थियानजिन दोनों जगह पर। अब साई जिनवा वापस मूव कर जाती है बीजिंग में, जहाँ पर वो होंगजुन के साथ रहा करती थी। बीजिंग में अपने साथ कई रखेल को रखती जो कि ग्राहकों को खुश करने के लिए नए नए तरीके अपनाती, और इस तरह जिनवा अपने बिजनेस को कई ऊंचाइयों पर ले गई। चाइना के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आता है सन 1900 में, जब चाइना में बॉक्सर रेबेलियन शुरू होता है। तो बॉक्सर रेबेलियन के दौरान चाइना में कई ऐसे लोकल मिलिशिया ग्रुप खड़े हो गए थे जो चाइना की इम्पीरियलिस्ट सरकार और फॉरेन इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि बाहरी लोग चाइना के लोगों को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इस दौरान बॉक्सर की लड़ाई का दमन करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए 8 देश एक साथ आते हैं अलोंग विद द इम्पीरियलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना। अब ये जो बॉक्सर्स थे, इन्होंने कन्वर्टेड चाइनीज़ जो कि अब क्रिश्चियन बन चुके थे उनको, और विदेशी डिप्लोमेट्स और बाहरी लोगों को पकड़ लिया। लेकिन जब बाहरी देशों की अलायंस एक साथ आती है, जिसमें जापान, रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएस, ऑस्ट्रिया और हंगरी भी शामिल थे, इन देशों की सेनाओं ने बीजिंग और वेरियस कई और शहरों में कत्लेआम मचाया। लेकिन खुशकिस्मती से एक शख्स जो इन सबको लीड कर रहा था वो था अल्फ्रेड वैन वोल्डेसी, जिसके साथ जिनवा के अच्छे रिश्ते रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि ये रिश्ता ज़हनी तौर पर नहीं था, कुछ लोग कहते हैं कि रिश्ता सेक्सुअली था, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन बहरहाल जिनवा को जैसे ही पता लगता है कि अल्फ्रेड वॉन वेल्डेसी ही इन सबको लीड कर रहा है, तो अब जिनवा जाती है वेल्डेसी के पास और उससे दरख्वास्त करती है, रिक्वेस्ट करती है कि जिन बॉक्सर को इन लोगों ने पकड़ा है उन पर थोड़ा रहम दिखाएं और उन्हें एग्जीक्यूट ना किया जाए। वोल्डेसी कई मर्तबा बहुत से लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया करता है क्योंकि जिनवा ने उसकी जान बचाने की सिफारिश की थी, और इस तरह साई जिनवा अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हुए, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को सज़ाए मौत होने से बचाती है। खैर, अब जब बॉक्सर रेबेलियन ख़त्म होता है तब सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो साई जिनवा फिर से अपनी शादी रचाती है एक शख्स से जिसका नाम था हु वैंग, जो कि एक रेल रोड इंजीनियर था। लेकिन यहाँ पर साई जिनवा की बदकिस्मती देखिए कि साई जिनवा इस शख्स को भी आउटलीव कर जाती है, और साई जिनवा के इस पति की भी मौत हो जाती है, और जिनवा फिर से अपने पुराने धंधे में लौट आती है, प्रोस्टिट्यूशन के। इसके बाद जिनवा को एक शख्स से और मोहब्बत होती है जिसका नाम था वेई सेई जुंग, जो कि जियानजी प्रोविंस का फॉर्मर हेड था ऑफ सिविल अफेयर्स। लेकिन अब यहाँ पर साई जिनवा की बदकिस्मती फिर से देखिए कि ये तीसरा शख्स भी मर जाता है। जिनवा की ज़िंदगी में पैसा आता, खुशियाँ आती, लेकिन उतनी ही रफ्तार से वो चला भी जाता। अब जिनवा खुद अपना एक ब्रोथल फिर से शुरू करती है, जिसमें वो अब खुद एक रखेल ना होकर अपने यहाँ लड़कियों को रखती, जो कि लोगों को एंटरटेन करते, उनका दिल बहलाती और उनकी जिस्मानी भूख को मिटाती। लेकिन एक दिन जिनवा के ब्रोथल में काम करने वाली एक रखेल का जिनवा पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक लड़की को अब्यूज़ किया गया है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, और गलत तरीके से उसके साथ कई लोगों ने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बलात्कार किया है, और जिसको जिनवा ने नहीं रोका जबकि वो इसको रोक सकती थी, और इस वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। अब ये रखेल जिनवा को कोर्ट में ले जाती है और जिनवा पर शुरू होता है मुकदमा। हालांकि जिनवा रिहा हो जाती है, लेकिन ये मुकदमा कई दिनों तक चलता है, और इस मुकदमे की प्रोसीडिंग में जिनवा का इतना पैसा खर्च हो जाता है कि उसके पास अब अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी कोई पैसा नहीं बचा था। अपनी लाइफ के आखिरी दौर के आने तक जिनवा एक अब्यूज़ से अब्यूज़र बन चुकी थी। अब उसके पास ना कोई पैसा बचा, ना अपनी जवानी, ना अपनी खूबसूरती। अब वो सिर्फ लोगों के रहमो करम पर जिंदा थी। हालांकि उसने कई लोगों को बॉक्सर रेबेलियन के दौरान बचाया था, तो वो लोग जिनवा के एहसानमंद थे, तो वो कुछ पैसे जिनवा को पहुंचाया करते। जिनवा कई जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देती चंद पैसों की खातिर। उसकी जो इकलौती औलाद थी वो भी इसकी जिनवा की मौत से 20 साल पहले मर चुकी थी। जिन लोगों से इसने शादी की, तीनों के तीनों इंतकाल फरमा गए।
और एक दिन 1936 की कड़कती सर्दियों के दौरान साई जिनवा भी इस दुनिया को 62 साल की उम्र में अलविदा कह जाती है। इसको बीजिंग में ही दफना गया, जहां आज भी एक इसका स्टैचू बना हुआ है। और इसको सारे लोग एक ऐसी औरत के बारे में याद करते हैं जिसने एक छोटी ज़िंदगी जी। खैर 62 साल इतनी छोटी भी नहीं होती, लेकिन उस ज़िंदगी में जो उसने उतार चढ़ाव देखे, जो चाइना के लोगों की भलाई के लिए इसने काम किया, इवन एक प्रोस्टिट्यूट होते हुए भी, वो रिमार्केबल था। तो चाइना के लोग आज भी साई जिनवा को एक अच्छी औरत के तौर पर याद करते हैं, चाहे इसके ऊपर एक अब्यूज़र होने का इल्ज़ाम लगाओ। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।